हो गया। स्वागत है आप लोगों का आज के विशेष सत्र में। आज 7वां विशेष सत्र है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आज हिंदी दिवस मनाने का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज भिन्न-भिन्न क्षेत्र से जुड़े शोधार्थी विद्यार्थीगण अपना कुछ न कुछ आलेख प्रस्तुत करेंगे, जो कि हम सभी के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना है, एक अलग मंच तैयार हुआ है, जिस पर हम लोग अपनी बातें साझा करते हैं और एक दूसरे के पूरक के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो इस कड़ी को आज संचालन करने का कार्यभार मैं शांति को सौंपता हूँ, क्योंकि मैं यह इच्छा रखता हूँ और होनी भी चाहिए कि सभी को एक ऐसा मौका मिले ताकि हमारे बाद को संचालन कर सके। इसीलिए मैं आज का संचालन शांति को सौंपता हूँ। स्वागत है शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें इस लायक समझा जो मैं ये कर सकूं। वैसे तो सबसे पहले हम रजनी को बुलाना चाहेंगे। रजनी, आप अपना आलेख प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो जो इस क्लास में उपस्थित हैं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बताऊंगी हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल यह दिवस हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है, जो विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। चलिए हम ये जानते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु का तात्पर्य सिंधु नदी से है। जब ईरानी उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत आए, तब उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। ईरानी भाषा में स को ह तथा ध को द उच्चारित किया जाता है। इस प्रकार यह सिंधु से हिंदू बना तथा हिंदू से हिंद बना। फिर कालांतर में हिंद से हिंदी बना, जिसका अर्थ होता है हिंद देश के निवासी। बाद में यह सब हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। अब इसके हिंदी भाषा के विकास क्रम को जानते हैं। हिंदी भाषा के विकास को प्रायः 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्राचीन हिंदी, जिसको हम आदिकालीन हिंदी भी कह सकते हैं। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश अभट्ट के बाद ही भाषा से है। यह काल हिंदी भाषा का शिशु काल था। यह वह काल था जब अपभ्रंश अभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर बचा हुआ था और हिंदी की बोलियों में निश्चित और स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाया था। मध्यकालीन हिंदी का समय 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय तक हिंदी का स्वरूप स्थिर होने लगता है। वह आत्मनिर्भर होने लगती है। अपभ्रंश में जो रूप प्राचीन हिंदी में प्रस्तुत होता है, वे मध्यकाल में प्रायः लुप्त हो जाता है। यह वह समय है जब हिंदी की बोलियां स्वतंत्र रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगी थी। इस काल में हिंदी की सभी वर्तमान बोलियां विकसित हो चुकी थी, किंतु साहित्य क्षेत्र में अवधी और ब्रजभाषा की प्रधानता थी। आधुनिक काल हिंदी। मुख्य रूप से माना जाए तो आधुनिक काल में ही हिंदी का पूरा विकास हुआ। हिंदी सब भाषा का पूरा विकास हुआ। हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस काल में हिंदी का स्वरूप पहले के कालों से अपेक्षा अधिक तीव्रता से परिवर्तित होता है। इस समय हिंदी की 2 धाराएं थी। एक हिंदी भाषा का बोलचाल का रूप था, दूसरा राज्य दरबारों की भाषा थी। मुद्रण यंत्रों और प्रेस के विकास ने हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद हुआ। उसके बाद ईसाई धर्म प्रचारक पादरियों ने खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था, किंतु उन्होंने अपने धार्मिक पुस्तकों का
हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया। इसको देखने के बाद परिणाम स्वरूप हिंदू धर्मों प्रचारकों ने भी यह काम करना प्रारंभ किया। खासकर दयानंद सरस्वती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर ने उदंड मार्तंड नामक पत्र कलकत्ता से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद बहुत सी पत्रिका प्रकाशित हुई, जैसे बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार आदि, जो हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 19वीं सदी में ही हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर असीम हुई। आजादी मिलने के बाद कुछ सीमाओं के साथ राजभाषा भी बनी। इसके बाद मैं एक हिंदी भाषा पे एक कविता सुनाना चाहूंगी। प्रस्तुत है। मुगल आए या गए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। फिर क्यों हिंदी अपनाने से व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी से ही तो हम भारतीयों की पहचान है। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों पर विराम दूंगी। बहुत ही अच्छा रहा रजनी, बहुत ही अच्छा था। इससे हम लोग की बहुत अच्छी जानकारी मिली है। जैसे तुम प्रस्तुत किए अपना निबंध, उससे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत ही अच्छा रहा। अब इसके बाद हम बुलाना चाह रहे खुशबू कुमारी। आपका टॉपिक है उद्भव एवं विकास हिंदी का। आप अपना आलेख प्रस्तुत करें। खुशबू आज स्वागत है। अनुपस्थित है। खुशबू अनुपस्थित रहेगी आज। उसके बाद वाले को लेकिन देखो। ज्वाइन तो है वो शायद। हाँ, बस वो सुनेगी आज। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। इसके बाद आप ही है भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद शांति। और मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी भैया, बिल्कुल। बस एक सेकंड। मैं किसी काम में लगा था, इसलिए थोड़ा सा देर क्षमा चाहता हूँ। जी, मैं सुमित कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परास्नातक प्रथम सत्र का छात्र हूँ। मेरे आलेख का शीर्षक है राजभाषा हिंदी व उसकी विकास यात्रा। अब राजभाषा हिंदी, इस पर चर्चा रजनी कर ही दी है कि हमारी जो भाषा है हिंदी, वह राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। क्योंकि सभी जानते हैं कि संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए हम लोगों को कि भारत देश में और भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख हिंदी कहीं नहीं किया गया है। और हिंदी ही नहीं बल्कि कोई भी भाषा अभी तक हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पाई है। अब हम सीधे रूप में उसकी विकास यात्रा पर आते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसकी विकास यात्रा बहुत ही स्वाभाविक और सहज तो नहीं रही, बहुत ही कठिन रही है अपने समय में। क्योंकि उस समय की जो यात्रा रही थी वो बहुत ही जटिल और बहुत ही समस्याओं से गुजर कर उसे आगे बढ़ना पड़ा था। हिंदी भाषा बिल्कुल
खरी उतरती है उन लक्षणों पर जिसको अभी मैं व्यक्त करता हूँ। यद्यपि भारत एक बहुभाषी देश था, किंतु बहुत लंबे काल से हिंदी या उसका कोई स्वरूप इसके बहुत बड़े भाग पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होता रहा। भक्ति काल में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक अनेक संतों ने हिंदी में अपनी रचनाएं की। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता में महान भूमिका अदा की। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुब्रमण्यम भारती आदि अनेकानेक लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का सपना देखा था। महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। महात्मा गांधी ने राजभाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए थे। पहला, ये प्रयोग करने वालों के लिए यह भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। तीसरा है कि यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। चौथा, राष्ट्र के लिए यह भाषा आसान होनी चाहिए। और पांचवा, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिर पर जोर नहीं देना चाहिए। भारत के संदर्भ में इन लक्षणों पर हिंदी भाषा बिल्कुल खरी उतरती है। अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा की चर्चा की गई। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरा है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, परंतु उपराष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तीसरा था, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग संबंधित कर सकेगी जो किसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। अब अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कुछ थे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके भंडार शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। राजभाषा अधिनियम बहुत सारे हैं जिसको मैं अभी छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो मूल बातें हैं मैं उसको बताना चाहूंगा। जो भाषा का क्रम शुरुआत हुआ स्वतंत्रता पूर्व से था। जो मेरी मुख्य विषय थी उसकी विकास यात्रा। अब देखें, ध्यान देंगे कि इसकी विकास यात्रा, राजभाषा हिंदी की जो विकास यात्रा है वो बहुत ही दीर्घ काल से अखंड भारत में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। हिंदी भक्ति काल में अनेक संत कवियों ने हिंदी में साहित्य रचना की और लोगों का मार्गदर्शन किया। केवल उत्तरी भारत की नहीं बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य, रामानुज, रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। और हिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकर देव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने हिंदी को ही अपने धर्म प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया था। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में अनेक संत कवियों की हिंदी काव्य संग्रहित है।
हिंदी के प्रसिद्ध कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के राजकवि थे। 1816 ईस्वी में विलियम केरी ने लिखा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं, बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। अब स्वतंत्रता पूर्व 18वीं शताब्दी, भारत राज्य तथा पूर्वी भरतपुर राज्य तथा पूर्वी राजस्थान के कई राजवाड़े हिंदी ब्रजभाषा में कार्य करते रहे थे। 1826 में हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का कलकत्ता से प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा। 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदूत का प्रकाशन, यह हिंदी सहित बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी में छपता था। फिर 1835 में बिहार में हिंदी आंदोलन शुरू हुआ था। इस अनवरत प्रयास के फलस्वरूप सन 1875 में बिहार में कचहरियों और स्कूलों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई थी। 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशव चंद्र सेन से मिले तो उन्होंने स्वामी जी को यह सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलना आरंभ कर दें तो भारत का असीम कल्याण हो। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिंदी ही रखी। 1873 में महेंद्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी में पदार्थ विज्ञान की रचना की गई। 75 में फिर बिहार के कचहरियों और स्कूलों में हिंदी प्रतिष्ठित हुई। फिर 75 में ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना, यह आर्य समाज का आधार ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, और इसकी भाषा भी हिंदी ही रही। 77 में श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिंदी उपन्यास की रचना की। फिर 1878 में भारत मित्र नामक हिंदी समाचार पत्र का कलकत्ता से प्रकाशन हुआ। इसे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र कहा जाता है। फिर 1882 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शिक्षा आयोग के समक्ष अपनी गवाही दी, जिसमें हिंदी को न्यायालयों की भाषा बनाने की महत्ता पर बल दिया गया। 1880 का दशक, जिसमें गुजराती के महान कवि श्री नर्मद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर विचार रखा। 1886 में बिहार के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भूवेद भूदेव मुखोपाध्याय ने न्यायालयों में फारसी के स्थान पर हिंदी चलाने का आदेश दिया। उन्होंने सामाजिक निबंध में लिखा, भारतवर्ष में अधिकांश लोग हिंदी कथोपकथन करने में समर्थ हैं, इसलिए शुद्ध भारतवासियों की सभाओं में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने सन 1919 में कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया। 1893 में काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सभा अभी भी चलती है और हिंदी के प्रचार प्रसार में इसकी अहम भूमिका रही है। 1898 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिमोत्तर प्रदेश व अवध के गवर्नर सर एंटोनी मैड मैकडोनेल को कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नामक ज्ञापन सौंपा। जनवरी 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, इंडियन प्रेस प्रयाग से। 18 अप्रैल 1900 पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटोनी मैकडोनेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट तथा जुडिशियल कमिश्नर अवध से सम्मिलित लेकर आज्ञा पत्र जारी कर दिया। नागरिक प्रचारणी सभा और मालवीय जी के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने पश्चिमोत्तर प्रांत में कचहरियों और प्राइमरी स्कूलों में हिंदी भाषा के लिए द्वार खोल दिया। 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने काशी प्रचारणी सभा के अधिवेशन में देवनागरी को सभी भारतीय भाषाओं की संपर्क भाषा, राष्ट्रलिपि तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आह्वान किया। इसे देश भर में समर्थन मिला और जगह जगह संस्थाएं बनने लगी, भाषाई आयोजन होने लगे। 1907 गुरुकुल कांगड़ी का महाविद्यालय विभाग खुला और हिंदी को ही विज्ञान, गणित, पाश्चात्य दर्शन आदि सभी विषयों की शिक्षा का माध्यम रखा गया। उस समय हिंदी में उच्च शिक्षा देना एक असंभव बात समझी जाती थी। गुरुकुल ने इसे कार्य रूप में परिणत करके दिखा दिया। उस समय आधुनिक विद्वानों की पुस्तकें हिंदी में नहीं थी। गुरुकुल के उपाध्यायों ने पहले पहल इस क्षेत्र में काम किया और गुरुकुल के अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ प्रकाशित किए। 1907 न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र द्वारा एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना एवं देवनागरी लिपि में देवनागर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। 1917 में महात्मा गांधी ने 1917 में भरूच में गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है
इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। 1918 में मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 1918 में ही इंदौर में संपन्न 18वें हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा यह मत है कि हिंदी को ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। फिर 18 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। 1929 में फिर हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ। 1930 में इस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि देश का अंतरप्रांतीय कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी में ही होना उचित एवं हितकारी है। 1930 का दशक हिंदी टाइपराइटर का विकास शैलेंद्र मेहता के नाम होता है। 1935 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रूप में सी राजगोपालचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। 1937 में फिर हरिगोविंद गोविल जो 1899 से 1956 के बीच में उनका जीवन काल रहा, उनके द्वारा देवनागरी के लिए एक नए टाइप फेस का आविष्कार किया गया। स्वतंत्रता के बाद का समय देखिए, 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन दिनों को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 लागू हुए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सन 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 52 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारंभ किया गया। मोटूरी सत्यनारायण तथा अन्य हिंदी सेवियों के प्रयत्न से सन 1952 में अखिल भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना आगरा में की गई। इसी परिषद के प्रयत्न से 1962 में आगरा में केंद्रीय हिंदी निदेशालय बना। 27 मई 1952 को राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 51% हिंदी भाषा व बचे। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अतिरिक्त अंकों के देवनागरी स्वरूप का प्रयोग प्राधिकृत किया गया। फिर 14 सितंबर 1953 राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1953 इसको। जुलाई 1955 हिंदी शिक्षण योजना की स्थापना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबंध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण। फिर 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन संविधान अनुच्छेद 344 एक के अंतर्गत किया गया। अक्टूबर 1955 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई। फिर 3 दिसंबर 1955 को संविधान के अनुच्छेद 343 2 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए। फिर यह कड़ी आगे चलती गई और 1960 में नवगठित गुजरात की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में कराई जाए। यह बहुत बड़ी मांग थी। फिर 1960 में संसदीय समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए, जिनमें हिंदी शब्दावलियों का निर्माण, संहिताओं व कार्य विधिक साहित्यिक का हिंदी अनुवाद, कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, विधेयकों की भाषा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा आदि मुद्दे हैं। 61 में अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया, लेकिन 76 में अस्थायी राजभाषा आयोग को समाप्त भी कर दिया गया। फिर 62 में केंद्र सरकार द्वारा 1962 में केंद्र सरकार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम पारित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित हुआ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। फिर जब हम लोग 20 जून 1965 को में आते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल के कामराज ने
कोयम्बटूर में विचार रखा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषाएं ही होनी चाहिए। इसी वर्ष गुलजरी लाल नंदा ने संसद को संबोधित करते हुए यूपीएससी में भारतीय भाषाओं के उपयोग के सुझाव को सही ठहराया। यह क्रम बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सारी बातें हैं, प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ हिंदी में घटती बढ़ती रही और राजभाषा नियम बहुत सारे बनाए गए, संसदीय भाषा समिति का गठन किया गया और 1975 में नागपुर में 18 से 14 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर 75 में ही जो है राजभाषा के संबंधित वैज्ञानिक विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया और यह कड़ी होते होते 2000 में पहुंचती है, जब 20 दिसंबर 2000 को राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार वर्ष 2001-2 से आरंभ करने की घोषणा की गई, जिसमें निम्न पुरस्कार राशियां हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए की, द्वितीय 75,000 और तृतीय 5,000 रुपए की। संघ की राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती 16 सितंबर 1999 को मनाई गई। स्वर्ण जयंती याद रखिएगा। इस प्रकार से फिर कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर की सहायता से प्रबोध प्रविध था प्राज्ञ स्तर की हिंदी स्वयं सीखने के लिए राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर प्रोग्राम लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी प्राज्ञ तैयार करवाकर सर्वसाधारण द्वारा उसका निःशुल्क प्रयोग के लिए उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रयास उस समय में किए गए थे। फिर 2018 में आ जाते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति भी दी, ठीक ना। फिर 2018 संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ाना तथा दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषियों के बीच वैश्विक विषयों के बारे में बृहद जागरूकता फैलाना था। 2022 में 22 की बातें देख लेते हैं। 2022 में 2020 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को भी सम्मिलित किया गया। ये 2020 की बात है, आज से 3 साल पहले। फिर 2022-23 सत्र में हिंदी में इंजीनियरिंग की शिक्षा का आरंभ, मेडिकल और नर्सिंग की शिक्षा भी हिंदी में होगी। 2022 में फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा हिंदी में भी जारी किया जाए। ये बहुत बड़े बड़े प्रयास उस समय में किए गए। फिर अंतिम बात कि 16 अक्टूबर 2022 को भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में हिंदी में मेडिकल की शिक्षा का शुभारंभ किया और कहा कि भाषा में शिक्षा से भारत अनुसंधान में आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास क्रम शुरू से अभी तक चलता रहा 2023 तक। अभी 2023 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप सभी को पुनः एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना व बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद यह मौका देने के लिए हमको, और धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था भैया। इससे जैसे कब क्या हुआ, कितने ईस्वी में हुआ, इससे आपने जानकारी दी। हम लोग को जितना मैं पता नहीं था एक्चुअली ऐसे फैक्ट और डाटा कभी बोलता नहीं हूँ, बस जानकारी के लिए ही मैं इतना फैक्ट डाटा कलेक्ट करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगली बार से बिल्कुल जी, कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक नई दिशा तरफ ले चलूं। मतलब कब हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था, इतना तो हम लोगों को नहीं पता था जितना आप आज अवगत कराए हम लोगों को। बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ मनस्वी कुमारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इनका स्वागत है। आप मनस्वी है क्या क्लास में? जी दीदी, एक मिनट। जी, आप अपना आलेख प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है।
मैं मनस्वी कुमारी क्लास बी ए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं आज हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा की समझ के लिए भाषा की समझ होना अनिवार्य है। हिंदी भाषा की संप्रेरणीयता और उनके समाज सरोकार की समझ के लिए भाषा की समझ आवश्यक है। भाषा अर्थ एवं परिभाषा। भाषा क्या है? हम भाषा का व्यवहार क्यों करते हैं? यदि हमारे पास भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे ढेरों प्रश्न गहरे विचार की मांग करते हैं। भाषा धातु के उत्पत्ति। भाषा की शाब्दिक अर्थ है बोलना। शायद यह व्याख्या तब प्रचलित हुई होगी जब मनुष्य केवल बोलता था, यानी उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रश्न यह है कि बिना बोले क्या मनुष्य रह सकता है? वस्तुतः भाषा सामाजिकता का आधार है, मनुष्य के समस्त चिंतन व उपलब्धियों का आधार है। इसका अर्थ यह है कि पशु पक्षियों के पास कोई भाषा नहीं होती, उनके पास भी भाषा होती है, किंतु वे उस भाषा का लियांतर नहीं कर सकते हैं। भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन और विकास बिना भाषा के संभव ही नहीं है। हम भाषा में सीखते और भाषा में ही चिंतन करते हैं। यदि मनुष्य से उसकी भाषा छीन ली जाए तो वह पशु पक्षी तुल्य हो जाएंगे। आज उनके भाषाएं संकट के मुहाने पर खड़ी है। दरअसल यह है संकट सभ्यता व संस्कृति का भी भाषा मूल्य कार्य है। संप्रेषण। जिस व्यक्ति के पास संप्रेषण के जितने कार्य हो वो उतनी ही विधियां व प्रविधियां खोज लेता है। कथन के इतने प्रकार व ढंग मनुष्य के संप्रेषण के ही प्रकार है। संप्रेषण की प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है, यानी इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति और एक श्रोता का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में एक तीसरा तत्व और होता है और यह संप्रेषण के कथ्य का तात्पर्य व्यक्ति के संदेश से है और इस सारी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य एक खास प्रयोजन की प्राप्ति है। इन सारी प्रक्रिया को हम इस आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हिंदी भाषा का परिचय। जब हम हिंदी भाषा शब्द का व्यवहार करते हैं तब हमारे सामने तीन अर्थ है। एक ऐसी भाषा जिसका उत्तर भारत के लोग सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। दो, मानक हिंदी जो साहित्य व संस्कृत का प्रतीक है। तीन, जो भारत का राजभाषा और जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। यहाँ हम प्रमुख रूप से हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। जी मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मनस्वी, बहुत ही अच्छा आलेख था। इसके बाद मैं जी, इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ दीपक कुमार, हिंदी भाषा का विकास। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। ईयरफोन खोल के बोलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवाज़ एयरफोन अच्छे से नहीं आ रही। रूम में है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। अच्छा, ठीक है। आवाज़ गूंज रहा है। ठीक। मैं दीपक कुमार ठाकुर सीएम कॉलेज दरभंगा से हिंदी प्रतिष्ठा से स्नातक तृतीय खंड का छात्र हूँ। संक्षेप में मैं हिंदी साहित्य के विकास और उसके विशेषता का वर्णन करने जा रहा हूँ।
इसलिए मैं संक्षेप में करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका अगर लंबा हम खींचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। संक्षेप में मैं उसको बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग को बताने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम हिंदी भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो संस्कृत है। हिंदी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जान सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास या उद्भव कह सकते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। उसका विकास एक प्रक्रम के द्वारा हो गया। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट और उसके बाद खड़ी बोली हिंदी जिस रूप में हम अपने लोग यूज कर रहे हैं। इस तरह हिंदी का जो विकास क्रम है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 200 वर्षों अर्थात 1000 ईस्वी से 2000 ईस्वी में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला आदिकाल जिसका समय 1000 से 1500 रख सकते हैं। दूसरा मध्यकाल जिसका समय 1500 से 1800 और तीसरा आधुनिक काल जिसका समय 1800 से अब तक मान सकते हैं। आदिकाल में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रवरदाई, कबीर आदि हुए, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। मध्यकाल में प्रसिद्ध साहित्यकार जैसे जयसी सूर, मीरा, तुलसी, केशव बिहारी, भूषण देव इत्यादि हुए। और आधुनिक काल में रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी आदि और प्रेमचंद जैसे महान विद्वान हुए और जिन्होंने हिंदी साहित्य को इतिहास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। इस प्रकार हिंदी का दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही साथ उस घटना को भी याद करना है जब भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी को अपनाया गया। इसे महात्मा गांधी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति, संस्कारों की सच्चे संवाहक, संप्रेषक और परिचयात्मक भी है। यह भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। देश में सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 ईस्वी को मनाया गया था। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के संबंध में विशेष सूचनाएं दी गई है। अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पुनः अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। वैसे तो 343 से 351 अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और मातृभाषा भी हम कह सकते हैं। संविधान के अनुसार हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को न केवल अपने देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। यह भारतवासी के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। गौरव का विषय होना चाहिए कि आज दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में गंभीरता से पढ़ाया जाता है। हिंदी वहाँ अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की भाषा बन चुकी है। अमेरिका के ही 30 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में भाषीय पाठ्यक्रमों में हिंदी को महत्वपूर्ण दर्जा मिला हुआ है। फिजी में तो हिंदी को आधिकारिक दर्जा हासिल है। यह पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय देश, एशियाई देश आदि मुल्कों में भी इस भाषा का तेजी से विकास हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि रूस जैसे देशों के कई विश्वविद्यालयों में तो हिंदी साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं।
विश्व आर्थिक मंच के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। लैंग्वेज यूज इन यूनाइटेड स्टेट्स 2011 नामक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हिंदी अमेरिका में बोले जाने वाले शीर्ष 10 भाषाओं में से एक है, जहां इसे बोलने वालों की संख्या 6.5 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया भर में हिंदी की बढ़ती स्वीकार्यता का ही असर है कि वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को सम्मिलित किया गया। तकनीकी रूप से हिंदी को और ज़्यादा उन्नत, समृद्ध और आसान बनाने के लिए अब कई सॉफ्टवेयर भी बनने लगे हैं, जिसका सकारात्मक लाभ इस भाषा को मिला है। हमें इस आलोक में 14 सितंबर को देखना चाहिए। बेशक 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 सितंबर का अपना अलग ही महत्व है। आज हमारे देश में ही कुछ लोग हिंदी के उपयोग को लेकर कभी कभी बेवजह का विवाद खड़ा कर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं, दिखते हैं। लेकिन हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि दुनिया भर में अब हिंदी को चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा बन गई है जो प्रत्येक भारतीय को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाती है। दुनिया भर में आज 75 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलने लगे हैं, और जिस प्रकार वैश्विक परिदृश्य में इस भाषा की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह कहना असंगत न होगा कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब चीनी भाषा को पछाड़ के हिंदी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। हो गया। बहुत ही अच्छा आपका आलेख था, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। पता चला कि हिंदी का कितना महत्व है पूरे विश्व भर में। बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ अंशु कुमारी, राजभाषा का महत्व। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अंशु कुमारी रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी से स्नातक उत्तीर्ण हिंदी प्रतिष्ठान की छात्रा हूँ। आज आप लोगों के समक्ष शीर्षक राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व व कविता हिंदी की कहानी प्रस्तुत करने से पहले कहना चाहूँगी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन संविधान सभा ने वर्ष 1949 में अनुच्छेद 343 अष्टम अनुसूची में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में तमाम बहस हुई। अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इनमें भी दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रमुख थे। उनका तर्क था कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और यदि इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय होगा। अहिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। इसके साथ ही अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया। तब से इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने लगा। राजभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। आज कोई भी देश ले लीजिए, उनकी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है जिस पर संपूर्ण देशवासियों को गर्व होता है। देश की जनता, राजनेता, अभिनेता हर कोई उसी भाषा में ही
बात करता है। एक देश को राष्ट्रभाषा उन्हें एकता एवं स्थायित्व प्रदान करती है। यदि हम हिंदी भाषा को देखें तो संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को यह दर्जा प्राप्त है। 1953 में इसी दिन को ऐतिहासिकता बनाने के लिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाने का निश्चय किया गया था। सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य रचना, बनावट की दृष्टि से सरलता और वैज्ञानिकता के ये वो गुण हैं जो एक राजभाषा में होने पर ही उन्हें एक आधुनिक भाषा होने का दर्जा दिया। हिंदी भाषा में ये सभी गुण विद्यमान हैं। चूंकि हिंदी अभी तक भारत की राजभाषा है, जिसका अर्थ यह है कि सरकारी कामकाज की भाषा आम लोग सरकार के कार्यों एवं नीतियों को समझ सके, इसीलिए ही राजभाषा का प्रावधान किया जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, सूरीनाम, भारत के अतिरिक्त ये वो देश हैं जहां बड़ी संख्या में लोग हिंदी भाषा बोलते और समझते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि की मुख्य भाषा हिंदी है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार ये वो क्षेत्र हैं जहां प्रथम भाषा वहां की स्थानीय भाषा है और दूसरी भाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। आज हिंदी का महत्व इस कदर बढ़ गया है कि इसने आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया है। सोशल मीडिया पर हिंदी का प्रयोग हमेशा से बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए सभी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट ने हिंदी को महत्व देना शुरू कर दिया। अंततः मैं ये कहना चाहूँगी, हिंदी भाषा के प्रति हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमें हिंदी के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें इसका भरपूर सम्मान करना चाहिए। यह भाषा सभी धर्मों को जोड़े रखने का काम करती है। सभी को यह समझना चाहिए कि हिंदी का प्रयोग करना हीनता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमारा गौरव है। आगे कविता है हिंदी की कहानी, वह मैं पंक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है। कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान पाया है। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं। हम आपस में क्यों टकराए, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसीलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैं अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसीलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है।
भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था अंशु दीदी, आपका आलेख बहुत ही अच्छा लगा हमको, बहुत लाभ प्राप्त हुए। इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ चिंकी कुमारी को। चिंकी कुमारी, इनका है हिंदी के उद्भव एवं विकास, हिंदी की कविताओं पर चर्चा। स्वागत है चिंकी। धन्यवाद दी। आवाज आ रही है दी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं चिंकी कुमारी बीएससी स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारी राजभाषा हिंदी के उद्भव एवं विकास एवं उससे संबंधित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना। सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। सर्वप्रथम तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया गया। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश के अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहने लगे थे। धीरे धीरे संपूर्ण भारत के लिए वे हिंद का प्रयोग करने लगे। आगे चलकर हिंदी शब्द बना। बाद में क के गायब होने से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। हिंदी का मूल अर्थ भारत का निवासी या वस्तु और भारत की भाषा है। जब हम हिंदी भाषा शब्द का व्यवहार करते हैं तब हमारे सामने तीन अर्थ प्रस्तुत होते हैं। एक ऐसी भाषा जिसका उत्तर भारत के लोग सामान्यतः बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा मानक हिंदी, जो साहित्य व संस्कृति का प्रतीक है। तीसरा जो भारत की राजभाषा है और जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। जिसने सबके मन को जीत लिया, ऐसी मनमोहिनी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश के संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भाषा हमारे देश की एकता एवं अखंडता को जोड़कर रखता है। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा का महत्व अमूल्य है। आसान होते हैं संवाद मेरे जब कथन हिंदी में कहता हूँ, और लगे प्यारी मुझे ये जब हर शब्द इसका लिखता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। संस्कृति की एक लाडली बेटी है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथे है, प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। भारत माता की शान है हिंदी, हमारे जीवन का अभिमान है हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है। साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है। कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है हिंदी। हिंदी दिवस के मौके पर हमें अपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हिंदी हमारे संविधान का अधिकार है और यह हमें अपनी राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ाता है। हिंदी को सीखना और उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे समृद्ध भाषा धरोहर को बचाया और बढ़ावा दिया जा सके। हिंदी स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़ा योगदान रहा है और यह दिखाता है कि हमारी भाषा हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व हिस्से थे। हिंदी की भाषा विविधता और रंगमंच का एक अद्वितीय भाषा है, जो भाषा कला, साहित्य, संगीत और विभिन्न कलाओं के माध्यम से हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। इस प्रकार हिंदी दिवस से हमारे देश की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर के प्रति समर्पित रहने का मौका प्रदान करता है एवं हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर हिंदी भाषा की मूल्यता को व महत्व को जन जन तक प्रचार प्रसार करना चाहिए। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरे जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं।
एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों न अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था आपका आलेख सिंह जी। आपने कविता जो प्रस्तुत किया वो वाक़ई बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ संध्या कुमारी को। राजभाषा और कविता के बारे में वो कुछ बताए। संध्या कुमारी, स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संध्या कुमारी, विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर, मधुबनी, हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज का हमारा विषय हिंदी दिवस भारत के रूप में 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी सह राजभाषा अंग्रेजी है। धारा 343 पहली के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत का संविधान में कोई भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किनके लिए हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है। यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रस्तावना: विश्व में अनेक प्रकार की भाषा के द्वारा वाचन कार्य किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आधिकारिक भाषा है। राष्ट्रीय भाषा समस्त राष्ट्र या पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्राणी अपने भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करता है। भाषा ऐसी दैवी शक्ति है जो मानव को मानवता प्रदान करती है। जिसे वाणी का वरदान प्राप्त होता है, वह ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान हो सकता है तथा अक्षय कीर्ति का अधिकारी भी बन सकता है, और दूसरी तरफ अवांछनीय वाणी मनुष्य के उत्थान के स्थान पर पतन की ओर अग्रसर करती है। जिस भाषा में शासक या शासन का कार्य किया जाता है उसे राजभाषा का दर्जा दिया है। जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का सवाल खड़ा हुआ तो निषद विचार मंथन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा अंगीकृत किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। केंद्रीय स्तर पर भारत में अंग्रेजी को दूसरी सह राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकृत
कृपा पूर्वक नहीं किया गया, अपितु यह उसका अधिकार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अंग्रेजी निश्चित ही थोपी गई भाषा है। इसने हमारे लिए ज्ञान विज्ञान की खिड़कियां जरूर खोली और हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया भी, पर इस पर एक ऐसी भाषा होने का लांछन भी है जो हमारी अपनी भाषाओं और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के ऊपर जमकर बैठ गई है। राजभाषा के रूप में हिंदी। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के बारे जानकारी उपलब्ध कराई गई। प्रतिवर्ष हिंदी के सम्मान में सभी राष्ट्रवासियों द्वारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि के रूप में देवनागरी को प्रतिष्ठित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है जो उन्होंने एक राजभाषा के लिए बताए थे। पहला, अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए। तीसरा, यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हैं। चौथा, राष्ट्र के लिए यह भाषा आसान होनी चाहिए। पांचवा, उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। इन लक्षणों पर हिंदी भाषा पूर्णतया खरी उतरती है। इस शोध पत्र के द्वारा हम हिंदी के राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के विकास की तरफ ध्यान आकर्षित करके हिंदी को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाली सहायक संस्थानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा से संबंधित आयोग और संसदीय समिति के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद के 344 के तहत राष्ट्रपति 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोजन का गठन किया गया। इस आयोजन की सिफारिश की जांच के लिए अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति का गठन किया गया। राजभाषा आयोग के लिए गठित समिति का कर्तव्य होगा कि वह राजभाषा आयोग द्वारा दी गई संस्कृतियों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय रूप। विश्व की समृद्ध भाषाओं में हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा को अपने विचारों को माध्यम बनाने वाले जनसंख्या के आधार पर चीनी और अंग्रेजी के बाद यह विश्व में तीसरे नंबर पर है। हिंदी को विश्व स्तर पर गुंजायमान करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन किया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 नागपुर में आयोजित किया गया। अब तक 10 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। हिंदी भाषा में साहित्य का सभी विधाओं जैसे काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत पर साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है। यह साहित्य सर्जन हिंदी के विकसित रूप का द्योतक है। विभिन्न विद्वानों के हिंदी के बारे में मत। महात्मा गांधी, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपी फूलों को रिपोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा। उद्देश्य, प्रस्तुत शोध पर मैं हमारी राष्ट्रभाषा के इतिहास व आधुनिक स्थिति के ऊपर विचार किया गया है। हिंदी भाषा का हमारे देश तथा विश्व के अन्य देशों में हिंदी ने जो स्थान प्राप्त किया है वह कुछ ही अन्य भाषाओं ने किया है। हमारे संविधान में भी हिंदी को सम्मान प्रदान किया गया है। पूरे राष्ट्र को अगर एक सूत्र में पिरोना है तो इसी उद्देश्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। प्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी लिखा है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। भाषा उन शीशे की खिड़की की तरह है
जिससे हम बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान शीशे पर नहीं होता है। जब हमारा ध्यान शीशे पर जाता है तब हम समझ पाते हैं कि बाहर का संसार जैसा हमें दिख रहा होता उसमें उन शीशे का कुछ योगदान है। इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भाषा का अस्तित्व मनुष्य जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाती है, अर्थात मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। निष्कर्ष, हिंदी भाषा विश्व की समृद्ध भाषाओं में गिनी जाने वाली भाषाओं में अपना स्थान रखती है। हिंदी भाषा का शब्दकोश भी काफी विस्तृत है। विश्व स्तर पर हिंदी भाषा की गरिमा में वृद्धि करने हेतु हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इस शोध प्रबंध के माध्यम से हिंदी का विकास व हिंदी की संवैधानिक स्थिति को समझाया गया है। हिंदी भाषा प्रत्येक भारतवासियों का गौरव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत ही अच्छा था आपका आलेख संध्या। इसके बाद मैं रानी कुमारी को बुलाना चाह रही हूँ। है क्या भैया रानी? शायद नहीं है। जी, है क्या? मैं उपस्थित हूँ। मेरी जी आवाज़ आ रही है? जी जी, आप अपना आलेख प्रस्तुत करें। सभी को शुभ संध्या और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं रानी कुमारी स्नातकोत्तर हिंदी प्रतिष्ठा से रामकृष्ण महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से दी है। मेरी भी कुछ कोशिश जारी है जो अभी बताती हूँ। हिंदी भाषा भारतीयों को एकजुट करती है। हिंदी भाषा का प्रयोग ना किया जाए तो विदेशियों की भांति ही भारतीय नागरिक को भारत में ही भारतीय नागरिक ना होने का आभास होने लगेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अपनी अपनी बोलियां बोली जाती है। जो जैसे कि हिंदी भाषा के प्रकार में ही पूर्वी हिंदी अलग और पश्चिमी अलग, राजस्थानी, पहाड़ी, सभी की भाषा बोलियां अलग अलग हैं। पश्चिमी क्षेत्र में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि बोलियां बोली जाती हैं, जो पूर्वी क्षेत्रों जैसे राजस्थानी क्षेत्रों, पहाड़ी, इन सभी को समझ में नहीं आएगी जब तक हिंदी का प्रयोग ना किया जाए। सभी को अपनी अपनी बोलियां बोलते रहेंगे और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हिंदी जो है सभी क्षेत्रों को भारतीय में ही सभी क्षेत्रों को एकजुट करती है और हिंदी भाषा सभी को समझ में आती है। इसीलिए अगर बोलियां समझ में नहीं आती है तो हिंदी भाषा बोलकर उससे जुड़े शब्दों को जो बोलकर ही हम अपने सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं। तो हिंदी का उत्पन्न हुआ वो अपभ्रंश के रूप से हुआ है, तो उसके बारे में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संबंध के बारे में बताते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु वर्ष 1000 ईस्वी तक आते थे वह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। हेमचंद्र ने उन्हें विदेशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। अपभ्रंश के ध्वनियां भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का भी विकास में हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्ष्य कर महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग साहित्य में हिंदी का प्रयोग अधिकांशतः होने लगा। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थी। संज्ञा सर्वनाम के कारण
रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। अपभ्रंश के कई उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुई। मार्कंडेय और कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की, ब्राचर से सिंध की बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब मैं देवनागरी लिपि के बारे में कुछ बता रही हूँ। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू, फारसी तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी की लिपि चित्राक्षर तथा कुछ ध्वन्याक्षर थी। देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हुआ। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ देव शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनागर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। अब मैं राजभाषा हिंदी की समस्याएं व समाधान। हिंदी भाषा का आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 में जर्मनी के स्वतंत्र होने पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सभी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं रहेंगे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर ही जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बन गई, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह राजभाषा पूर्णतः नहीं बन पाई है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने को गर्व समझते हैं। वे गांधी जी की बातों को भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। विदेशों में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। भारत में न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है तथा हिंदी उपेक्षित होती है। उपरोक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्णतः राजभाषा बनने में रुकावटें पैदा करती हैं। इन समस्याओं का समाधान कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। जो परीक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम से होती है उन्हें हिंदी में भी कराया जाए, जैसे IAS, PCM आदि। न्यायालयों की भाषा को भी द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी किया जाए। लोगों में देश प्रेम व भाषा प्रेम की जागरूकता हो। वे अपनी मातृभाषा का प्रसार प्रचार करने का प्रयास करें। अधिकारी अपनी मानसिकता को बदले। अंग्रेजी जानते हुए भी वे गर्व से अपनी मातृभाषा में
स्वयं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। टाइपराइटर के छापे खाने में सुधार कर तीव्रता लाई जा सकती है। इसी के साथ मैं अपनी आलेख की प्रस्तुति को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आलेख था आपका रानी दीदी, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला हम लोगों को। इसके बाद मैं अपना आलेख प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा आलेख, मैं शांति कुमारी स्नातक तृतीय खंड की छात्रा हूँ। देश की आत्मा हिंदी है। एक भाषा के रूप में हिंदी ना सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत ही सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ ही हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और जानने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है। यह विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संशासित क्षेत्रों का प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ ही अंग्रेजी पूरे देश में हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद भी आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी कुछ लोग हिंदी बोलने, पढ़ने या हिंदी में काम करने से हिचकिचाते हैं। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी का भी मान्यता मिली है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को जाता है। आज संयुक्त राज्य जैसी संस्थाओं में हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। पिछले ही वर्ष सितंबर की माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी से ही अभिभाषण दिया गया था। विश्व में हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करने पर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का अधिकार भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की दर्जा प्राप्त हो सकेगा। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। भाषा का विकास साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी के काम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या से सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। भारत में 75% हिंदी भाषियों सहित पूरी दुनिया में तकरीबन 80 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो इसे बोले या समझ सकते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाषा वही जीवित रहता है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी ही है। इसीलिए मनुष्य को एक दूसरे से प्रचलित करना चाहिए। इस कारण हिंदी दिवस के दिन उन सभी से वो निवेदन है कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही प्रयोग करें, जिससे हिंदी भाषा में प्रयास से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूती हो।
मैं अपनी वाणी पे यही विराम देना चाह रही हूँ। इसके बाद मैं बुलाना चाह रही हूँ गोपाल। आपका स्वागत है गोपाल। धन्यवाद सामने। मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस पर कुछ इसके परिचय और कविता का आलेख तैयार किया हूँ, यही पर हम बताने कोशिश करेंगे। वैसे तो हिंदी भाषा का सफर 3,500 साल पुराना है, लेकिन सिर्फ 120 हजारों वर्ष के बाद विकसित हुई और इसने हर दौरान की मुताबिक खुद को बदला। इसलिए जो लोग समय के साथ साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाते वो हिंदी भाषा से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप भी कहा जाता है। सनातन धर्म से ऋग्वेद से लिखी भाषा की शुरुआत मानी जाती है। ये भाषा संस्कृत थी। ये बात 1500 ईसा पूर्व की है। महाकाव्य रामायण महाभारत भी 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत का विस्तार प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ा, लेकिन 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, जिसका अर्थ था संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना खुमान रासों में आकर लिखा गया, जिसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी, जिसमें बाद 13वीं शताब्दी हिंदी खड़ी बोली की पहली लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो ने फारसी हिंदी में कई पहेलियाँ और गीत लिखे। लेकिन 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक हिंदी भाषा की नींव रखी, जो आज आप और हम लिखते हैं और बोलते हैं। इसके लिए इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया है। वर्ष 1900 से हिंदी भाषा के इस्तेमाल का चलन बढ़ा और जिसने भी बड़े स्वतंत्र आंदोलन हुआ, इन्होंने भाषा ने आवाज़ दी। हिंदी भाषा सरलता और सुगमता ने बहुत सहनशील बना दिया। भारत में हिंदी भाषा को उर्दू भाषा के साथ साथ मिला जुला कर भी बोला गया। लोगों ने अंग्रेजी के साथ भी हिंदी का एक नया वर्जन बना दिया। सुप्रभात के जगह गुड मॉर्निंग कहने की आदत डाल ली। दिनांक की जगह उर्दू की शब्द तारीख ने ले ली और मित्र उर्दू भाषा की एक और ही शब्द यार से पिछड़ गया। आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में जो गाने लिखे जाते हैं उसमें यार यारी का प्रयोग ज़्यादा होता है, मित्र मित्रता का प्रयोग नहीं होता। ये हिंदी की ही सहनशीलता थी। ये तो हम बता दिए जहाँ मेरा हिंदी से विकसित हुआ, जहाँ मेरा हिंदी वहाँ से विकसित हुआ, इतना कष्ट माने इतना सहनशील होते हुए तब पर भी मेरा हिंदी भाषा अभी तक पूरी राष्ट्र में नहीं लागू हुआ। इस पर कुछ क्या कारण रह गया, उसी पर हम कुछ और बोलना चाहते हैं। इसमें भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी हुआ और खिलाफ आंदोलन भी हुआ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो देश का पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण अंग्रेजी में ही दिया था।
सोचने की बात यह है कि अंग्रेजों से आज़ादी मिलने पर भी अंग्रेजी में ही भाषण दिया गया और यही से अंग्रेजी के नींव और मजबूत होती चली गई। हमारे देश का संविधान भी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में ही लिखा है, जहां सैकड़ों बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भारत के संविधान के शुरुआत में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका अर्थ होता है इंडिया जो कि भारत है। इससे ऐसा लगता है इंडिया शब्द का ज़्यादा प्रमुखता हमारे संविधान में भी दिए गए हैं। हिंदी भाषा के अपने प्रति हीन भाव के कारण मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद ने एक बार कहा था, हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले दूसरे हिंदी बोलने वाले से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए, हिंदी दिवस के दिन बोलना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों का सबसे बड़ा सच एक अध्ययन है। मुताबिक हमारे देश में 90% ऐसे लोग अंग्रेजी बोलने नहीं आते, वह भी अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करते हैं। इससे पीछे हिंदी के प्रति हीन भावना तो है ही, साथ ही व्यवस्था का भी दोष है। मुझे यह यकीन है आप में से ज़्यादा लोग, चाहे आपको अंग्रेजी आते हो या न आती हो, लेकिन अपना हस्ताक्षर अंग्रेजी में ही करते होंगे। कई कामों में आज भी हस्ताक्षर के मतलब अंग्रेजी भाषा में नाम लिखना और अंगूठा लगाने का मतलब हिंदी भाषी लोगों से है। ये स्थिति तब है हिंदी पूरी दुनिया में बोले जाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। पहला स्थान पर अंग्रेजी, जिसमें दुनिया भर में 135 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरा स्थान पर आते हैं चीन की मैंडरिन भाषा, जो 120 करोड़ लोग बोलते हैं। तीसरे स्थान पर जो हमारी हिंदी भाषा है, 75 करोड़ लोग बोलते हैं। स्पेनी भाषा 54 करोड़ लोग बोलते हैं। लगभग 28 करोड़ लोग अरबी भाषा बोलते हैं। चौथे स्थान पर है जो अरबी। सन 2001 में, अब हमको यहाँ से ये हम बोलने जा रहे हैं जो मेरा हिंदी का प्रभाव कुछ बदले। सन 1901 में केवल 41 करोड़ लोग लिखते और बोलते थे हिंदी में, यानी 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 53 करोड़ लोग बोलने और लिखने लगे। वर्ष 2014 में 12 करोड़ 10 लाख लोग हिंदी अखबार पढ़ते थे। आज हिंदी में अखबार पढ़ने वाले की संख्या 18 करोड़ 60 लाख हो चुकी है। गूगल एक अध्ययन के अनुसार इस पिछले साल के अंत भारत में इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल करने वाले की संख्या अंग्रेजी का इस्तेमाल करने वालों से ज़्यादा होगी। ये संख्या करीब 38% से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़े हिंदी भाषा के उज्जवल भविष्य तो देते हैं। ये भी सच है भारत में हिंदी करोड़ों लोग की मातृभाषा तो है, लेकिन ये स्थिति मात्र एक भाषा की है। मौजूदा स्थिति मात्र एक भाषा की है। आप अपने कविता के ओर जाते हैं जो हिंदी दिवस पर लिखे थे। मेरी हिंदी हर दिन यह दुख सह रही है, अपनों में रहकर पराई सी बन रही है। इतना सरल स्वभाव है जहाँ शब्दों में ही भाव है। जैसा है लिखते वैसे है पढ़ते, समझते तो हैं लेकिन नहीं उसे अपनाते। राजभाषा है कहते फिर राष्ट्रभाषा कहने से क्यों घबराते। जितना प्यार दुलार माता करेगी, पड़ोसी नहीं आपको ज्यादा दिन सहेगी। न रहा भारतीयों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान, हो रही अपनी संस्कृति से अनजान। हिंदी के ठुकरा कर न जान पाओगे इतिहास, दुनिया में होता
रहेगा हर दिन उपहास। हिंदी पढ़ने वालों को समझते हैं अज्ञानी, नहीं होती हैं इस सोच से इन्हें अरमागानी। दुश्मन था वो हमारा जो जानबूझकर अंग्रेजी में उलझा गया, हमारे अपनी ही ज्ञान को पहेली सी बना गया। अभी वक्त है हिंदी की ओर लौटो, अपना कर हिंदी को अपना मान सम्मान पाओ। इसका हर शब्द प्रमाणित है क्योंकि यह भाषा वैज्ञानिक है। संस्कृत में देवता का है आभास, इस देवनागरिक में स्वयं ईश्वर का है वास, स्वयं ईश्वर का है वास। यही से अपना आलेख को विराम देता। बहुत ही अच्छा था गोपाल, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया आपने, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया था। भैया आपसे अब क्लास नहीं, सीमा है शायद। सीमा आप बोलना चाह रही है, अपना आलेख प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? सीमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रहा। हाँ मतलब आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। अब जा रहा दीदी? आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए शायद तो अच्छा है, सभी सुन नहीं पाएंगे। मैं सीमा कुमारी विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय की हिंदी प्रतिष्ठा की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं इस 7वें सत्र में हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पहले है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अभ्रंश के कई रूप थे और उनमें 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। अब है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे और किसने किया। हिंदी का विकास अपभ्रंश से स्वीकार किया जाता है। यूं किसी भी भाषा के विषय में यह निश्चय कर पाना कि उसका उद्भव कब हुआ एक कठिन कार्य है। इसलिए हिंदी के उद्भव की चर्चा करते समय यदि हड़प्पा 7वीं शताब्दी को हिंदी का पहला कवि माना जाता है तो अनेक विद्वानों इसका उद्भव 12वीं सदी से स्वीकार करते हैं। 14 मई 2019। वैसे तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक हजारी सिंह द्विवेदी। अब हिंदी भाषा की स्थापना किसने की थी। हम जानते हैं कि आधुनिक मानक हिंदी अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, मध्य एशिया और अन्य जगहों के मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ खड़ी बोली के शुरुआती वक्ताओं की बातचीत से विकसित हुई। जैसे जैसे नए अप्रवासी बसे और भारतीय सामाजिक परिवेश में समायोजित होने लगे, उनकी भाषाएं जो अंततः लुप्त हो गई, खड़ी बोली को समृद्ध किया गया। अब हिंदी भाषा का गठन कब हुआ। हम जानते हैं कि चूंकि
हम जानते हैं कि चूंकि हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, इसलिए भारतवर्ष के प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। अब हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा ही है। विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? जनांतरिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है, क्योंकि उसके उसके बोलने समझने वाले की संख्या संसार में तीसरी है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादन करते हैं। एशिया संस्कृत एवं अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशिया भाषाओं से अधिक एशियाई की प्रतिनिधि भाषा है। अब है संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ के राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब भारत में राष्ट्रभाषा कितनी है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। भारत में 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को भारत की आधिकारिक भाषा माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देश की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। अब हिंदी भाषा के कुल कितने शब्द हैं? हिंदी भाषा की संख्या 20,000 से बढ़कर 1.5 लाख पहुंच चुकी है। शब्द उन अनुमानित 6.5 लाख शब्दों की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के अतिरिक्त है, जिनमें कि विज्ञान और मानविकी सभी शाखाएं सम्मिलित हैं, और इन सबों को मिलाकर हिंदी का व्यापक शब्द भंडार बनता है। अब है पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि दुनिया भर में हिंदी दिवस को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि दुनिया भर में हिंदी भाषा और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत पहली बार साल 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सुझाव पर की गई थी। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण हिंदी के महत्व को बढ़ावा तो था ही, लेकिन इसी दिन महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह की जयंती भी होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत ही अच्छा था शिवा, आगे भी ऐसे आप प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छा था। भैया जितने भी थे सभी अपना अपना निबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। भैया आप अब इसको समापन लास्ट की ओर ले चलिए। शायद भैया किसी काम में बिजी होंगे। आप लोग इतना देर रुके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम इसे क्लास को स्थगित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।